नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम शब्द सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं आज की क्लास का टॉपिक शब्द सारणी। हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि लोहे की जो वस्तुएं हैं उनमें भूरे रंग का पाउडर बन जाता है। ये ज्यादा कंडीशन तब आती है जब बारिश का मौसम होता है। दरवाजे, खिड़कियां जो लोहे की बनी होती है अक्सर मानसून बारिश के मौसम में आवाज करने लगती है। और कई लोहे की वस्तुएं जो बाहर पड़ी रहती हैं खुली छत पर, जिस पर बारिश का पानी भी टपकता है या सीधा बारिश का पानी आता है, उन पर हम देखते हैं उनका जंग लग जाता है और वस्तुएं साल दो साल के बाद खराब हो जाती है, टूट जाती है। यदि हम चांदी की बात करें तो सिल्वर के आभूषण अक्सर महिलाएं पहनती हैं। वो आभूषण धीरे धीरे काले हो जाते हैं। या यदि हम तांबे के बर्तनों की बात करें तो उनके ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल मैं दैनिक जीवन के बता रहा हूं, जिसमें लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, चांदी पर काले रंग की परत बनना और तांबे पर या पीतल पर हरे रंग की परत का निर्माण, ये सब संक्षारण के एग्जाम्पल है। हर वर्ष पूरे विश्व में करोड़ों रुपए का लोहा संक्षारण के कारण खराब हो जाता है। तो ये संक्षारण है क्या, ये किस प्रकार होता है और इससे हम किस प्रकार बच सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोजन क्या है? धातुओं का वायु व नमी के संपर्क से अवांछित यौगिकों में बदलना संक्षारण कहलाता है। जब भी कोई धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन या अन्य गैसों के संपर्क में आएगी, इसके साथ ही नमी यानी जल वाष्प के संपर्क में आएगी, तो अवांछित यौगिक बनेंगे और यही प्रक्रिया कोरोजन कहलाती है। तो देखो, धातुओं का वायु व नमी के संपर्क से अवांछित, हम नहीं चाहते ऐसा हो लेकिन फिर भी हो रहा है, उसको अवांछित बोलेंगे। अवांछित यौगिकों। अब ये अवांछित यौगिक क्या हो सकते हैं? धातु के कार्बोनेट हो सकते हैं, धातु के सल्फाइड हो सकते हैं, धातु के ऑक्साइड हो सकते हैं, या धातु के सल्फेट हो सकते हैं। इनमें बदलना संक्षारण कहलाता है। कुछ ऐसे गैसें होती है जिनको हम संक्षारण अभिकर्मक गैसें कहते हैं। इनके कारण या यूं कहें, ये संक्षारण में योगदान देती है, इनमें इनकी भूमिका होती है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, संक्षारण अभिकर्मक गैसें। संक्षारण अभिकर्मक गैसों में जैसे ऑक्सीजन जरूरी है, HCl गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये गैसें संसारण में सहयोगी होती है, इनकी संसारण में भूमिका होती है, इसीलिए इनको हम संसारण अभिकर्मक गैसें कहते हैं।
संचारण दो प्रकार का होता है, शुष्क या रासायनिक संचारण, सेकंड नम या विद्युत रासायनिक संचारण। तो संचारण दो प्रकार होता है। दो प्रकार में, नंबर एक शुष्क ड्राई या रासायनिक कोरोजन संचारण। धातुओं का वायुमंडलीय गैसों द्वारा संचारण शुष्क या रासायनिक संचारण कहलाता है। जब धातुओं का कोरोजन वायुमंडल की गैसों द्वारा होता है तो उसी को हम बोलेंगे शुष्क या रासायनिक संचारण। लिख देता हूं, धातुओं का वायुमंडलीय गैसों द्वारा संचारण रासायनिक संचारण कहलाता है। इसका जो सेकेंड टाइप है वो है वैद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल या नम संचारण। जब किसी धातु का संचारण ऑक्सीजन और अशुद्धियों द्वारा होता है तो उसको हम वैद्युत रासायनिक संचारण कहते हैं। तो धातु का ऑक्सीजन की जगह नमी कर लेते हैं, बैठेगा नमी व अशुद्धि, वायु में जो इम्प्योरिटीज हैं उनके द्वारा संचारण वैद्युत रासायनिक संचारण कहलाता है। ये हमने बात की कोरोजन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। अपने 12th एनसीईआरटी बुक में ओनली लोहे पर जंग लगना है तो हम उसी को डिटेल से यहां ले रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं लोहे का संचारण, यानी लोहे पर जंग लगना। अच्छा, उससे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि संचारण किस प्रकार धातु पर होता है। तो ये लिखना जरूरी है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं। संचारण के उदाहरण, हालांकि ये ऊपर आना चाहिए जहां पर हमने संचारण की डेफिनेशन लिखी है, छूट गया है कोई दिक्कत नहीं, हम याद कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल हो गए लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, चांदी सिल्वर परत, काले रंग की
परत वर्णी और कॉपर तांबे पर ग्रीन कलर की लेयर बनना, परत बनना। ये अपने एग्जाम्पल हो गए संचारण के। अब हम आते हैं लोहे का संचारण। लोहे का संचारण यानी इन शॉर्ट रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक संचारण है, अर्थात लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक छोटे गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है। इसमें भी एक गैल्वेनिक सेल बनेगा, एनोड होगा, कैथोड होगा, कैसे होगा ये सब हम देख रहे हैं। तो लोहे पर जंग लगना यह है एक इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। जिसमें एक छोटे गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है। अब देखो, जब लोहे पर जंग लगता है तो हम क्योंकि इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसकी यहाँ पर रिएक्शन ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब लोहे पर जंग लगेगा तो यहाँ पर तीन चीजें होनी कंपलसरी है। खुद लोहा, अगर लोहा नहीं होगा तो जंग इस पर लगेगा। नंबर 2 वायुमंडलीय ऑक्सीजन, नंबर 3 वाटर। यदि लोहा, ऑक्सीजन, वाटर इन तीनों में से एक भी मिसिंग है, यदि एक भी नहीं है तो लोहे पर जंग नहीं लगेगा। अब क्योंकि हमने यहाँ मेंशन किया है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, यहाँ एक गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है, तो क्या होगा देखो, रिएक्शन की बात करते हैं। एनोड, अब तक तो सभी को पता चल गया होगा एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसको देखो याद करने की ट्रिक है, ओ ए सी O for oxidation, A for anode, OA हो गया, C for cathode और R for रिडक्शन। यानी एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर अपचयन होगा। अब देखो, लोहा जिस पर जंग लग रहा है वो खुद एनोड का कार्य करता है, और क्योंकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो लोहा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe+2 में बदल जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग, ऑक्सीकरण होगी। कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। यहां पर एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन H+ की सहायता से ऑक्सीजन का अपचयन कर देते हैं। तो H+ आयन वे एनोड पर उत्पन्न इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं। यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि H+ कहां से आए हैं, तो H+ आयन जो है इनका सोर्स है
देखो वायुमंडलीय जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जब अभिक्रिया करेगी तो एक अम्ल बनेगा H2CO3 और यही H प्लस का सोर्स है। तो यहां पर क्या होगा, देखो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का H प्लस आयन और एनोड पर उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉन इसका अपचयन कर देंगे और क्या बना लेंगे, जल H2O। तो देखो बैलेंस कर रहे हैं, ऑक्सीजन 2 1 2 से गुणा किया 2 हो गई, फिर 2 से गुणा करते हैं हाइड्रोजन 2 का डबल 4, यहाँ 1 है 4 से गुणा और इलेक्ट्रॉन कितने कर दो 4। ये हो गई कैथोड की रिएक्शन, ये होगी एनोड की रिएक्शन। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगी संपूर्ण अभिक्रिया। तो मैं क्योंकि बीच में मैंने काफी चीजें लिखी है इसीलिए जो रिएक्शन है उसी को हम ब्रैकेट बंद कर देते ताकि अपने दोनों को जोड़ना आसान हो जाए। अब देखो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 4 है। जब हम दो आयनिक अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, इसीलिए ऊपर वाले को कितने से गुणा करेंगे 2 से। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 का डबल 4, 4 से 4 कैंसिल आउट। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, रेड पेन से लिख रहा हूं Fe 2 से गुणा 2Fe सॉरी प्लस, यहाँ आते हैं इसमें अभिकारक में है O2 फिर है 4H प्लस, ये अभिकारक खत्म, उत्पाद Fe प्लस 2 से गुणा 2Fe प्लस 2 साथ में 2 जल गया। ये अपने लोहे पर जंग लगने की संपूर्ण सेल अभिक्रिया। अब ये जो Fe+2 आयन है, जो फेरस आयन है, ये पुनः वायुमंडल के ऑक्सीजन और जल वाष्प से अभिक्रिया कर फेरिक में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो देखो क्या होगा, Fe+2 आयन पुनः रिएक्शन करेंगे वायुमंडल की ऑक्सीजन और जल वाष्प से और ये फेरिक में ऑक्सीकृत हो जाएंगे। Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे, यानी हाइड्रोजन आयन हमें पुनः मिल जाएंगे जो यहाँ यूज हो रहे हैं वो यहाँ वापस बन रहे हैं। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन, एक का -2 तो 3 का -6, तो -6 है तो ये है +6, +6 2 के बीच में है तो एक का कितना हो गया +3, तो +2 से फेरस से +3 फेरिक में ऑक्सीकरण हो रहा है, रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। अब देखो ऑक्सीजन का कोई इतना यहाँ लगना नहीं है, Fe2 है Fe2। अब ऑक्सीजन देखो 2 1 3 ऑक्सीजन 3, कोई दिक्कत ही नहीं है, हाइड्रोजन 2 है इसको 2 से गुणा कर लो 2H+ हो जाएगा। आगे और करना चाहो तो बुक में जैसे यहाँ 8H+ लिखा है वो भी कर सकते हो, उसके लिए आपको इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करके इसको कितना करना पड़ेगा 4 से, तो इसको 2 से गुणा करेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, तो ये 1 ये 2 और इसको कितना करना होगा 4 तो क्या हो जाएगा, देखो बदलता हूँ आगे बढ़ोगे इसको गुणा कर लो 4 से, इसको गुणा कर लो 2 से। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 3 का डबल 6, ये हो गया 2 और 4 6, अब हाइड्रोजन 4 का डबल 8, यहाँ कितने कर लो 8H+। तो कई बुक में ऐसे भी दिया हुआ है, ऐसे देने का पर्पस ये है कि प्लस और इस तरफ इक्वल है, यहाँ 4 + 2 यानी 4 गुणा +2 8 और ये प्लस क्या है इक्वल है। अब ये जो फेरिक है Fe2O3 ये जल के अणुओं को ग्रहण करेगा, एक संख्या में कितने भी हो सकते हैं और बनाएगा Fe2O3H2O। ये है लाल भूरा पाउडर और यही है लोहे पर जंग लगने का सूत्र। लोहे पर जंग, वो जंग और नहीं है लड़ाई, ये जंग का मतलब है संक्षारण। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एनोड पर Fe 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe+2 में ऑक्सीकरण हो रहा है
फिर कैथोड पर एनोड पर बनने वाले इलेक्ट्रॉन और H+ आयन ऑक्सीजन का जल में अपचयन करते हैं। संपूर्ण से अभिक्रिया लिख ली। ये फेरस आयन ऑक्सीजन जल वाष्प से अभिक्रिया करके फेरिक आयनों में ऑक्सीकृत हो रहे हैं। ये फेरिक आयन जल के अणु को ग्रेड करके लाल भूरा पाउडर यानी लोहे पर जंग का निर्माण कर रहे हैं। अब ये तो बात हमने की लोहे पर जंग कैसे लगता है और किस प्रकार यहाँ एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है, एक गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है। लेकिन मैंने जैसा आपको पहले बताया, विश्व में पूरे वर्ल्ड में हर वर्ष करोड़ों अरबों रुपए का लोहा संसारण जंग के कारण खराब हो जाता है। अब क्योंकि खराब हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको रोक नहीं सकते परमानेंट, कि लग ही नहीं गा, कोई इंजेक्शन नहीं है कि लगा दिया और अब संक्षारण कोरोजन नहीं होगा। हम केवल इससे बचाव के उपाय कर सकते हैं कि कुछ ऐसे उपाय हो जिससे लोहे पर जंग कम लगे या काफी समय तक नहीं लगे। तो हम बात करेंगे संक्षारण से सुरक्षा के उपाय। बोर्ड थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर लेते हैं। अब हमें लेते हैं संक्षारण से बचाव। ये बचाव के उपाय या तरीके क्या है? नंबर 1, उपयुक्त पदार्थ की परत चढ़ाकर लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए नंबर 1 तरीका यह है कि हम उस पर उपयुक्त पदार्थ की परत चढ़ाकर उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, लोहे की वस्तु पर पेंट करके, नंबर 2, लोहे पर ऑयल या ग्रीस लगाकर और नंबर 3, लोहे को चिकना बनाकर। हम अक्सर ये देखते हैं कि लोहे की कोई नई जैसी वस्तु बनाते हैं, जैसे गेट बनाया या कोई बेड बनाया, खिड़की बनाई, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको लाकर उसके ऊपर रंग करते हैं, कलर करते हैं, पेंट करते हैं। इससे क्या होगा? लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल वाष्प के संपर्क में नहीं आएगा। देखो, संक्षारण से बचाव उपाय सबसे अच्छा उपाय यही है कि लोहे को जितना हो सके वायुमंडल की ऑक्सीजन और जल वाष्प से दूर रखना है। जितना हम उसको दूर रख पाएंगे लोहा उतना ही संक्षारण से बचा रहेगा। दूसरा, लोहे पर तेल या ग्रीस लगाकर, मान लो दरवाजों में आवाज आ रही है तो हम क्या करते हैं? वहां ऑयल लगा देते हैं या वहां पर ग्रीस लगा देते हैं। परिणाम स्वरूप वहां आवाज आना बंद हो जाती है, क्योंकि जो जंग लगा है उसी के कारण आवाज आ रही है। और जैसे ही हम तेल या ग्रीस लगाएंगे जो जंग है वो हट जाएगा, आवाज आना बंद हो जाएगी। इसके अलावा हम लोहे को चिकना बनाकर भी उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। नंबर 2, बलिदानी सुरक्षा। देखो, लोहे से अधिक क्रियाशील धातु लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्यागती है। यदि हम लोहे पर ऐसी धातु की परत चढ़ा दें जो लोहे से अधिक क्रियाशील हो
तो अधिक्रियाशील धातु लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। जब लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्याग देगी तो लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होगा, और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो पूरा जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, जंग भी नहीं लगेगा। क्योंकि हमने देखा है कि एनोड पर जो लोहा है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। यदि अतिक्रियाशील धातु लोहे के ऊपर हमने चढ़ा दी है तो वो पहले इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और लोहा संक्षारण से बच जाएगा। तो लोहे पर अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाते हैं। अधिक क्रियाशील धातु जैसे जिंक, मैग्नीशियम, लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्याग कर लोहे की जंग से, संचरण से सुरक्षा करते हैं। जैसे एक प्रोसेस है जिसका नाम है गैल्वेनीकरण। इसको गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है, क्योंकि जस्ते को यस्त्र भी बोलते हैं, यस्त्र लेवल। इसमें क्या होगा, हम लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो गैल्वेनीकरण यस्त्र लेवल क्या है, लोहे या आयरन पर जिंक की परत चढ़ाते। सपोज करो ये लोहे की एक वस्तु है, इस पर हम क्या करेंगे, जिंक धातु की परत चढ़ा देंगे कुछ ऐसे। अब जिंक क्या है, लोहे से अधिक क्रियाशील है, तो जिंक लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और लोहे की संक्षारण से सुरक्षा होगी। इसको बलिदान सुरक्षा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिंक कहेगा तेरा भाई जिंदा है, तुझे इलेक्ट्रॉन त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अगर संक्षारण लगना है तो मुझे लगेगा, तेरा भाई तेरे लिए बलिदान देगा। इसीलिए इसको बलिदान सुरक्षा कह रहे हैं, क्योंकि एक धातु दूसरी धातु की सुरक्षा कर रही है, बलिदान दे रही है। नंबर थर्ड, कैथोडिक सुरक्षा। ये तरीका तब अपनाया जाता है जब पाइप भूमिगत हो या जहाज हो या टैंक हो। भूमिगत पाइप, जहाज और टैंकों को जंग से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए कैथोडिक सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। इसमें लोहे को अधिक्रियाशील धातु से संपर्क करवा दिया जाता है। अधिक्रियाशील धातु एनोड का कार्य करती है और वहां लोहा किसका कार्य करता है, कैथोड का। अधिक्रियाशील धातु लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्यागती है, लोहे की सुरक्षा होती है। तो भूमिगत पाइप, भूमि में गड़े हुए पाइप, जंग लगेगा पक्का ही। जहाज पानी में तैरते हैं, टैंक, टैंकों को संक्षारण से बचाव के लिए यह है बात, यानी कैथोडिक सुरक्षा किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें लोहे को अधिक्रियाशील
धातु से संपर्क करवाया जाता है। अधिक्रियाशील धातु क्या करेगी, लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। अधिक्रियाशील धातु, फॉर एग्जाम्पल जिंक, मैग्नीशियम, लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्याग कर, कोरोजन से, संक्षारण से सुरक्षा होती है। इसमें हम क्या करेंगे, सपोज करो ये लोहा है, आयरन, यहां पर अधिक्रियाशील धातु है, जैसे मान लो मैग्नीशियम, हम लोग को क्या करते हैं, इस धातु से संपर्क करवा देते हैं, वायर से जोड़ देंगे, तो ये किसका कार्य करेगा, एनोड का, अधिक्रियाशील है। लोहा किसका कार्य करेगा, कैथोड, और जब लोहा कैथोड का कार्य करेगा तो जंग नहीं लगेगा। नंबर 4 और लास्ट जो तरीका है वो है जंग रोधी पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है, यह विलयन से H+ आयनों को हटा देते हैं, क्योंकि सारी प्रकृति है तो हम H+ आयनों को हटा देंगे, और H+ आयनों को हटा देंगे, H+ आयन जरूरी है जब जंग लगेगा, तो जब H+ आयन ही नहीं रहेंगे तो जंग नहीं लगेगा। तो जैसे सोडियम फॉस्फेट विलयन, क्षारीय क्रोमेट विलयन, क्षारीय प्रवृत्ति के होने के कारण विलयन से H+ आयनों को हटा देते हैं, जिससे लोहे की संक्षारण से सुरक्षा होती है। तो सोडियम फॉस्फेट विलयन, क्षारीय क्रोमेट विलयन, क्षारीय प्रकृति के होने के कारण विलयन से माध्यम से कर सकते हैं, बेटर रहेगा, जहां पर जंग लग रहा हो मीडियम, H+ आयनों को हटा देते हैं, जिससे लोहे की संक्षारण से सुरक्षा होती है। तो ये कुछ तरीके हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे की वस्तुओं पर हम एक भूरे रंग का कलर लगा देते हैं, तो वो भूरे रंग का जो कलर है वो भी एक तरह का जंग रोधी पदार्थ है, वो लोहे को संक्षारण से सुरक्षा देगा। तो इन 4 प्रकार के तरीकों से हम लोहे को संक्षारण से बचा सकते हैं। पूरा दूर होने का कोई तरीका नहीं है, ऐसे नहीं कि हम कुछ ऐसा करें कि लोहे पर जंग ही नहीं लगेगा, जंग लगेगा, हम केवल उसको जंग से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर अपने संक्षारण कोरोजन वाला टॉपिक समाप्त होता है, और चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट होता है। इसके न्यूमेरिकल इक्वेशन मैं अलग से वीडियो बनाकर उसमें आपको करूंगा, और जैसे ही मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी को शुरू करेंगे। हम फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। धन्यवाद।